हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिजिक्स कैंपस यूट्यूब स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत बल या कूलाम बल। आओ समझते हैं क्या है ये वैद्युत बल या कूलाम बल। देखो, वैद्युत बल नाम से पता चल रहा है वैद्युत, और हम जानते हैं वैद्युत जो शब्द है ये लिया जाता है आवेशित कणों के लिए, अर्थात कहने का मतलब है यहां पर जो ये बल होगा हमारा वो आवेशित कणों को लेकर है। अब कौन से आवेशित कणों के लेकर के है उसकी बात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने कुछ व्याख्या की। और क्या व्याख्या कर रहे हैं वैज्ञानिक कूलाम? वैज्ञानिक कूलाम ने कहा यदि निर्वात में, कहां पर? निर्वात में, यानी पहली शर्त जो है वो वैज्ञानिक कूलाम कह रहे हैं कि किसकी उपस्थिति होना आवश्यक है? निर्वात की। तो हमने क्या लिया? निर्वात लिया। कूलाम ने साथ में ही कहा कि निर्वात में यदि कोई दो स्थिर बिंदुवर्त आवेश हो, कितने? दो स्थिर बिंदुवर्त आवेश हो, दो आवेशित कण यहां पर हम ले रहे हैं, आवेशित कण Q1 और आवेशित कण Q2। इन दोनों ही आवेशित कणों की खासियत है कि ये जो दोनों आवेशित कण हैं तुम्हारे, ये कैसे होने चाहिए? एक तो स्थिर और एक कैसे होनी चाहिए? बिंदुवर्त। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों आवेशित कण जो है वो कैसे होने चाहिए? स्थिर बिंदुवर्त आवेश के रूप में होने चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा कूलाम ने कि यहां ये दोनों स्थिर बिंदुवर्त होने क्यों चाहिए? आओ समझते हैं। क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आवेशित कणों की कि जो आवेशित कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि कंपनशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहां पर जो शब्द आ रहा है वो शब्द सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? वैद्युत शब्द आ रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है? वैद्युत। इसका मतलब है कि यहां जो ये बल है वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि आवेशित कण जो है वो जब स्थिर अवस्था में होते हैं तब ही सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसीलिए उन्होंने जो आवेशित कणों को लेकर के बात करी वो कौन से आवेशित कणों को लेकर के बात करी? स्थिर आवेशित कणों को। इसीलिए इस वैद्युत बल को स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं तथा वैज्ञानिक कूलाम द्वारा इसकी व्याख्या की गई। इसलिए इस बल को कौन सा बल कहते हैं? हम कूलाम बल कहते हैं। साथ ही इन्होंने बिंदुवर्त आवेश क्यों लिए? बिंदुवर्त आवेश इसलिए लिए ताकि दोनों आवेशित कणों के मध्य की जो भी प्रभावी दूरी होती है ये r, जैसे मैंने इन दोनों आवेशित कणों की बात करी तो इन दोनों आवेशित कण Q1 और Q2 के मध्य की जो ये दूरी r है ये r कहलाती है प्रभावी दूरी। प्रभावी दूरी। और यहां बिंदुवर्त आवेश इसलिए बोल रहे हैं ये ताकि इनकी प्रभावी दूरी लगभग अप्रभावित रहे। लगभग क्या रहे? अप्रभावित रहे। कैसी बनी रहे? नियत बनी रहे, बार बार चेंज नहीं हो। इसीलिए यहां पर इन्होंने कैसे आवेश लिए हैं? बिंदुवर्त आवेश लिए हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम ने क्या कहा कि निर्वात में यदि किन्हीं दो स्थिर बिंदुवर्त आवेशों को लिया जाए तब इन स्थिर बिंदुवर्त आवेशों के मध्य में जो भी बल लगता है वो बल कहलाता है वैद्युत बल। कौन सा बल कहलाता है? वैद्युत बल। और यह वैद्युत बल जो होता है वो इन दोनों आवेशित कणों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो, पहला जो आवेशित कण है इसमें आवेश कितना है? Q1। और जो दूसरा आवेशित कण है इसमें आवेश कितना है? Q2। यानी पहले में आवेश Q2 है, पहले में आवेश Q1 है और दूसरे में आवेश Q2 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार कि लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वह वैद्युत बल इन दोनों आवेशित कणों के आवेशों के गुणनफल के तो कैसा होता है? समानुपाती, यानी Q1 डॉट Q2। इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा इनके मध्य की दूरी जो होती है उस दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात कहने का मतलब है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², जिसे हमने दिया समीकरण नंबर 2। क्या कहा वैज्ञानिक कूलाम ने कि निर्वात में स्थित स्थिर बिंदुवर्त आवेशों के मध्य में जो भी वैद्युत बल लगता है यह वैद्युत बल इन दोनों आवेशित कणों के आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो कैसा होता है? समानुपाती। जबकि इनके मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से क्या हम इसे यह नहीं लिख सकते क्या एक साथ कि F समानुपाती Q1 डॉट Q2 अपॉन r²? और हम जानते हैं जब भी ये प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटता है तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां एक कांस्टेंट आता है और यहां भी इसको हटाने पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट आ गया k, और ये हमने लिखा k Q1 डॉट Q2 अपॉन r²। k Q1 डॉट Q2 अपॉन r²। यहां k जो है, यहां k
चूंकि वैद्युत बल के अंतर्गत एक नियतांक आया है, यानी कूलाम बल के अंतर्गत एक नियतांक आया है, इसलिए के को वैद्युत नियतांक या कूलाम नियतांक कहते हैं। के क्या कहलाता है? वैद्युत नियतांक या कूलाम नियतांक कहलाता है। और इस के की न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो तो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, तथा इस के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 एप्साइलॉन नॉट। अब एप्साइलॉन नॉट क्या है? यहां पर एप्साइलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता से तात्पर्य है कि निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की माप को भौतिक राशि व्यक्त करती है वही क्या कहलाती है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर के का यह मान हम कहां रखें? इस समीकरण में रखें, तो क्या इस समीकरण को इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? के की जगह मान रख दो इसका 1/4 एप्साइलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r², और ये हमारे पास बल का एक सूत्र आ गया जिसे हमने दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ना तो यहां वेक्टर आ रहा है और ना ही आरएचएस वाले पद में एकांक सदिश आ रहा है। इसका मतलब है कि ये विदाउट वेक्टर और एकांक सदिश के आ रहा है। तो इससे तात्पर्य है कि यह है जो बल का समीकरण है, यह बल का समीकरण कौन से रूप में है? परिमाण रूप में। तो हम यहां लिख सकते हैं यह समीकरण परिमाण रूप में वैद्युत बल को व्यक्त करता है। यह समीकरण परिमाण रूप में वैद्युत बल को व्यक्त करता है जिसकी दिशा, क्यों भाई दिशा की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैद्युत बल है या बल जो होता है वो एक सदिश भौतिक राशि होती है, और जब सदिश भौतिक राशि होता है तो उसकी अपनी एक निश्चित दिशा भी होता है। तो परिमाण तो यहां दिया हुआ है कि Q1 Q2/r² होगा, लेकिन इसकी जो दिशा है वो दिशा इन दोनों आवेशित कणों को जो ये रेखा मिला रही है इस रेखा के अनुदिश होती है, इस रेखा के अनुदिश होती है। अब वो रेखा के अनुदिश इस दिशा में भी हो सकती है, इस दिशा में भी हो सकती है, और किस दिशा में होगा वो वैद्युत बल की दिशा, वो इनके आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। आगे समझेंगे कि किस प्रकार इनकी दिशा हो सकती है। तो हमने कहा कि यह समीकरण परिमाण रूप में वैद्युत बल को व्यक्त करता है जिसकी दिशा आवेशित कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। रेखा के अनुदिश होती है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी ये वैद्युत बल की दिशा होगी या तो Q2 से Q1 की ओर होगी या Q1 से Q2 की ओर होगी, Q1 से Q2 की ओर होगी या Q2 से Q1 की ओर होगी। आगे बात करते हैं, इस बल की जो प्रकृति होती है वह प्रकृति इन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्यों भाई? क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो आवेशित कण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है धनावेशित कण और एक होता है ऋणावेशित कण। अर्थात कहने का मतलब है यदि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या ये दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो बताइए इनके मध्य में लगने वाला बल कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल होता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य में कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। जबकि अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं, इसको नेगेटिव ले लूं, तो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तब इनके मध्य में वही बल कौन सा प्रकृति का हो जाएगा? आकर्षण बल। अर्थात कहने का मतलब है कि ये चार्ज Q1 और Q2 जो है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, या कहना का मतलब है कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तब इनके मध्य में समान प्रकृति के आवेश होंगे, और समान प्रकृति के आवेश होंगे तब इनके मध्य में कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। लेकिन यदि इसी आवेश को, ये Q1 चार्ज है और ये तुम्हारा Q2 चार्ज है, इन दोनों के मध्य की ये दूरी r एज इट इज है, तब इनके मध्य में यदि लगने वाले बल की व्याख्या अगर इनके आवेशों के आधार पर करें, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, या कहने का मतलब है कि इसको उल्टा भी ले सकते हैं, ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव,
देखने पे पता लग रहा है कि कैसे आवेश हैं, ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तब इनके मध्य में जो बल लगता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बल की दिशा तो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, लेकिन इस बल की प्रकृति आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस बल की प्रकृति आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात कहने का मतलब है अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे, प्लस के साथ प्लस होगा, माइनस के साथ माइनस होगा, तो इनके मध्य में कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, यानी प्लस के साथ माइनस होगा, माइनस के साथ प्लस होगा, तब इनके मध्य में जो बल होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। अब आगे बात करते हैं। तो ये जो समीकरण 3 था ये तो परिमाण रूप में व्याख्या करता था, और कौन सी उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में वैद्युत बल को व्याख्या करता था। आओ आगे समझते हैं। लेकिन हमने कहा कि बल जो है वो एक सदिश भौतिक राशि है, और जब सदिश भौतिक राशि है तो उसका कौन सा रूप भी देख सकते हैं, सदिश रूप। तो हम यहां लिख सकते हैं तथा सदिश रूप में यदि हम देखें, देखो ये निर्वात की उपस्थिति में वैद्युत बल को दर्शाता है, इसीलिए यहां सफिक्स में नोट भी लगाया जा सकता है, ताकि हम देखते ही ये निश्चित कर पाए कि जो ये वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल किसकी उपस्थिति में है, निर्वात की उपस्थिति में। बात करें सदिश रूप में, तो देखो बल एक सदिश राशि है, इसलिए इस पर वेक्टर लगाया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं एफ नोट वेक्टर इज इक्वल टू कि एज इट इज Q1 और Q2 दोनों आवेश कण है, और आवेश कैसा होता है, अदिश, इसलिए इस पे वेक्टर नहीं लगाया जा सकता। दूरी भी कैसी होती है, अदिश, इसलिए इस पर भी वेक्टर नहीं लगाया जा सकता, तो r² हो जाएगा। और हम जानते हैं कभी भी कोई सदिश किसी अदिश के बराबर नहीं हो सकता, तो यहां देखिए वेक्टर लग रहा है और यहां विदाउट वेक्टर आ रहा है, अर्थात यहां परिमाण रूप आ रहा है, यहां सदिश रूप आ रहा है। तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए यहां पर भी मेरे को सदिश रूप देना होगा। और 11th क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी भी सदिश राशि को सदिश रूप में व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई राशि हमारे पास P है और इस P को मेरे को सदिश दिखाना है, तो या तो मैं इस पर वेक्टर लगाऊं, या फिर जो हमारा P है इस P को किससे गुणा कर दो, एकांक सदिश r से गुणा कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसे हम दर्शा सकते हैं कि ये P जो है वो एक सदिश भौतिक राशि है। तो देखो बल पे यहां तो वेक्टर लग रहा है, तो वेक्टर लगा करके हमने इसके सदिश रूप में व्यक्त किया है, लेकिन इधर कोई ऐसी सदिश राशि नहीं है जिस पर हम वेक्टर लगा सकते हैं, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, एकांक सदिश। तो हमने ले लिया यहां एकांक सदिश r। ये एकांक सदिश क्या होता है भाई, एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण तो इकाई हो, लेकिन जिसकी अपनी एक निश्चित दिशा हो, वो कौन सा सदिश कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है, जिसका सूत्र होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। सूत्र क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। आगे देखते हैं, इस एकांक सदिश के आगे मैंने प्लस सिंबल लगाया और एक माइनस सिंबल लगाया। इस प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, उस बात को भी समझते हैं। सबसे पहले हमारा सूत्र कंप्लीट कर लेते हैं हम, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, के का मान रख करके हम देखें तो 1/4 पाई एप्साइन नोट Q1 Q2 अपॉन r², और ये हो जाएगा प्लस माइनस r²। तो बल को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ये परिमाण रूप में बल को व्यक्त करता था, और यह समीकरण जो है समीकरण 4 वो सदिश रूप में बल को व्यक्त करता है। अभी मैंने एकांक सदिश की एक परिभाषा बताई कि जो एकांक सदिश होता है, उस एकांक सदिश का सूत्र होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी कहने का मतलब है एकांक सदिश जैसे r है, तो r का सूत्र हो जाएगा r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर। r वेक्टर एज इट इज, और हम जानते हैं जब भी किसी का मॉडुलस लिया जाता है तो वेक्टर हट जाएगा, सिर्फ परिमाण बच जाएगा, और वो परिमाण क्या होगा, r। इस मान को यदि हम समीकरण नंबर 4 में रखें तो इसे निम्न प्रकार भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अतः समीकरण 4 से क्या हो जाएगा समीकरण, F0 वेक्टर इज इक्वल टू, जहां पहले था 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 प्लस माइनस आर कैप का जब मान रखोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर पहले से ही था और आर और जब आएगा तो आर स्क्वायर इंटू आर करोगे तो क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो हम इसको इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। अब तुम कहोगे कि सर आपने अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं करी कि ये प्लस माइनस आगे आपने क्यों लगाए हैं। ये प्लस माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि देखो मैंने कहा है कि जो ये वैद्युत बल है, इस वैद्युत बल की प्रकृति प्रतिकर्षण प्रकृति भी हो सकती है और आकर्षण प्रकृति भी होती है। और कैसी इसकी प्रकृति होगी, ये निर्भर करता है आवेशित कणों के आवेश पर। कि समान प्रकृति के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो क्या दर्शाते हैं, आकर्षण को दर्शाते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर आगे प्लस और माइनस लगाया है। यहां लिख देते हैं हम कि जो प्लस है, इस प्लस का मतलब है प्रतिकर्षण बल। अगर आगे मैं प्लस सिंबल लगा रहा हूं तो इसका मतलब है प्रतिकर्षण बल, और माइनस चिन्ह जो होता है इसका मतलब होता है आकर्षण बल। अगर जो भी हमारा बल का सूत्र है, अगर वो बल का सूत्र प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर जो बल उपस्थित है वो वैद्युत बल कौन सी प्रकृति का है, प्रतिकर्षण प्रकृति का है। जबकि अगर आगे माइनस सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी यहां पर वैद्युत बल है वो वैद्युत बल कौन सी प्रकृति का है, आकर्षण प्रकृति का है। क्लियर है। अब माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सर ये प्लस चिन्ह प्रतिकर्षण बल को ही क्यों दर्शाता है और माइनस चिन्ह आकर्षण प्रकृति को ही क्यों दर्शाता है। आओ उस बात को भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए यदि हम यहां पर देखें, पहले एक लाइन लिख लेते हैं हम यहां पर, जब Q1 डॉट Q2 ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि हमने कहा था कि जो वैद्युत बल होता है वह वैद्युत बल इन दोनों आवेशित कणों की आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए हमने दोनों आवेशित कणों की आवेशों का गुणनफल किया कि Q1 डॉट Q2, और अगर ये आवेशों का गुणनफल 0 से ज्यादा हो, हम जानते हैं 0 से जो ज्यादा मान होगा वो सीधी सी बात है भाई कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं कि मान कैसा मिलेगा हमको, पॉजिटिव। अगर Q1 डॉट Q2 का गुणा करने पर मान 0 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो मान कैसा होगा, पॉजिटिव। जबकि जब हम Q1 और Q2 का गुणनफल करें और गुणनफल करने पर मान 0 से कम मिले, तो हम जानते हैं 0 से कम जो मान होते हैं वो मान किस में चले जाते हैं, नेगेटिव में। जैसे -1 0 से कम है, -2 0 से कम है, तो वो किस में चले जाएंगे, नेगेटिव में। और एक बात मैंने यहां पर कही कि जो ये पॉजिटिव चिन्ह जो है वो तो किसको दर्शाता है, प्रतिकर्षण बल को, जबकि जो ये नेगेटिव चिन्ह है, ये नेगेटिव चिन्ह किसको दर्शाता है, आकर्षण बल को। अब हमें समझना यह है कि ये पॉजिटिव चिन्ह प्रतिकर्षण बल को क्यों दर्शाता है और नेगेटिव चिन्ह जो है वो आकर्षण बल को क्यों दर्शाता है। अब देखो भाई, मैंने कहा कि इन आवेशित कणों की प्रकृति कैसी भी हो सकती है, और वही प्रकृति यहां लग रहे वैद्युत बल की प्रकृति निश्चित करती है कि वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा या आकर्षण प्रकृति का होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये कण भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या कहूं कि ये कण नेगेटिव है और ये कण भी नेगेटिव है, तो बताइए जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आ जाए, जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आ रहा है तो समान प्रकृति हो रही है या नहीं हो रही है, कैसी प्रकृति हो रही है, आवेशों की समान प्रकृति। नेगेटिव के साथ नेगेटिव आ जाए तो बताइए आवेशों की समान प्रकृति हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कहने का मतलब है जब Q1 भी पॉजिटिव हो, Q2 भी पॉजिटिव हो, तो प्लस के साथ प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा। यह स्थिति क्या बन सकती है, माइनस के साथ माइनस हो, Q1 भी नेगेटिव हो, Q2 भी नेगेटिव हो, तो कैसी प्रकृति के आवेश होंगे, ये समान प्रकृति के आवेश होंगे। कैसी प्रकृति के आवेश होंगे, समान प्रकृति के आवेश। अब गुणा करके देख लो, देखो Q1 जब पॉजिटिव का है और Q2 भी जब पॉजिटिव का है तो प्लस इंटू प्लस करोगे तो बताइए रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस। यह स्थिति हो सकती है जब Q1 नेगेटिव का हो और Q2 भी नेगेटिव का हो, तो हम जानते हैं Q1 डॉट Q2 करना है, यानी Q1 और Q2 का गुणनफल करना है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तब भी क्या रिजल्ट निकल के आएगा, पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब है जब हम समान प्रकृति के आवेश ले रहे हैं तब उन समान प्रकृति के आवेशों को गुणा करने पर हमारे पास कौन सा सिंबल निकल करके आ रहा है, प्लस सिंबल निकल करके आ रहा है। इसका मतलब है कि प्लस सिंबल समान प्रकृति के आवेशों पर आ रहा है, और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में तो कौन सा बल पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि प्लस चिन्ह जो है वो कौन से बल को व्यक्त करता है, प्रतिकर्षण बल को व्यक्त करता है। जबकि इसके विपरीत भी स्थिति हो सकती है। विपरीत स्थिति यानी अगर मैं इसको प्लस ले लूं और इस वाले को माइनस ले लूं, या फिर इसको माइनस लूं तो इसको क्या ले लूं, प्लस ले लूं,
यानी एक पॉजिटिव में हो तो दूसरा नेगेटिव में हो, और एक नेगेटिव में हो तो दूसरा कैसा हो, पॉजिटिव में हो, तो बताइए विपरीत प्रकृति होगी या नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब है यदि Q1 प्लस का है और Q2 किसका हो, माइनस का हो, या Q1 माइनस का है तो Q2 किसका हो, प्लस का हो। अब गुणा करके देख लेते हैं Q1 डॉट Q2, यानी प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और हम जानते हैं माइनस इंटू प्लस करोगे तब भी क्या आएगा, माइनस। और हम जान रहे हैं कि यहाँ पर प्रकृति कैसी आ रही है आवेशों की, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस आ रहा है। इसका मतलब है कि कैसी प्रकृति के आवेश आ रहे हैं, विपरीत प्रकृति के आ रहे हैं। और हम जानते हैं विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य में कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण प्रकृति का बल पाया जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि माइनस चिन्ह जो है वो कौन से बल को व्यक्त करता है, आकर्षण बल को व्यक्त करता है। कौन से बल को व्यक्त करता है, आकर्षण बल। इसलिए मैंने यहां दोनों सिंबल लगाए हैं। जो सदिश अभिव्यक्ति हमने यहां पर लिखी है, सदिश रूप में जो हमने समीकरण लिखा है, उस समीकरण में एकांक सदिश के आगे मैंने दोनों सिंबल लगाए हैं, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी, कि अगर प्रतिकर्षण बल होगा तो पॉजिटिव सिंबल आएगा, और अगर आकर्षण बल है तो कौन सा सिंबल आएगा, नेगेटिव सिंबल आएगा। क्लियर है। ये बल जो थे वो तो निर्वात की उपस्थिति में थे, लेकिन यदि मान पूछ लिया जाए माध्यम की उपस्थिति में कि निर्वात के स्थान पर यदि माध्यम ले लिया जाए, निर्वात के स्थान पर यदि क्या ले लिया जाए, माध्यम, तो हम जानते हैं, देखिए यहां जो एप्साइलर नोट है वो एप्साइलर नोट निर्वात की वैद्युतशीलता को दर्शाता है, जबकि जैसे ही माध्यम आएगा तो माध्यम के लिए उपयोग में लाया जाता है एप्साइलर। जिस प्रकार एप्साइलर नोट निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, उसी प्रकार जो एप्साइलर होता है वो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। क्या कहलाती है, माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है। इसीलिए अगर इन्हीं समीकरणों को हम माध्यम के लिए देखें, समीकरण 3, 4 व 5 से वैद्युत बल माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में देखिए क्या होगा। अगर परिमाण रूप में देखें तो निर्वात की उपस्थिति में F0 से दर्शाते थे, लेकिन यहां फोर्स जो है वो मीडियम की उपस्थिति में देख रहे हैं, इसलिए सफिक्स में हमने क्या लगा दिया, m, ताकि पता रहे कि हम किसकी उपस्थिति में बात कर रहे हैं, इस बार माध्यम की उपस्थिति में। इज इक्वल टू, देखिए माध्यम में यहाँ 1/4 पाई एप्साइलर नोट आता था, और मैंने कहा है कि जब निर्वात होता है तब एप्साइलर नोट लिया जाता है, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। लेकिन जैसे ही माध्यम बोलेंगे तो निर्वात की वैद्युतशीलता के स्थान पर क्या लिया जाता है, माध्यम की वैद्युतशीलता। इसलिए यहाँ एप्साइलर नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्साइलर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलर। Q1 डॉट Q2 एज इट इज रहेगा, और R² प्रभावी दूरी भी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा यहाँ कि एप्साइलर नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्साइलर। तो ये तो परिमाण रूप में आ गया सूत्र। कौन से रूप में व्यक्त करता है, ये तो परिमाण रूप में। बात करें सदिश रूप में, कि सदिश रूप में क्या होगा, तो देखिए सदिश रूप में बल सदिश राशि, इसलिए वेक्टर लगाओगे तो एफ सफिक्स में एम वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलर, 1/4 पाई एप्साइलर Q1 डॉट Q2 अपॉन R²। और हम जानते हैं इधर सदिश रूप में वेक्टर नहीं लगा सकते, तो क्या ले लेंगे, एकांक सदिश प्लस माइनस R कैप। और R कैप का मान क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R। अगर ये मान रखेंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलर Q1 डॉट Q2 अपॉन R³ प्लस माइनस R वेक्टर। यहां R कैप की दिशा कहां होगी सर, R कैप की दिशा निर्भर करती है इन आवेशों के मान पर, कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इसलिए R कैप की दिशा बाहर की ओर भी हो सकती है, तो R कैप की दिशा जो है वो अंदर की ओर भी हो सकती है, जिसे हम समझेंगे कूलाम बल के सदिश निरूपण में कि R कैप की दिशा किस प्रकार से चेंज होती है। तो ये था हमारा वैद्युत बल या कूलाम बल। आगे सदिश निरूपण की बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में।